हेलो 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 एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग, सॉरी आफ्टरनून क्या, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा है, दिवाली अच्छी चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है। दिवाली के त्योहारों में मज़ा आ रहा है ना? दिवाली जा रही है, चली गई है, कोई नहीं, बस अब अभी तो तुम फैमिली के साथ एंजॉय करो, और दिवाली जैसे ही छुट्टियाँ वुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है, तुम्हारी आराम की स्थिति आ जाती है, उस टाइम पे वापस से अपनी जर्नी में आ जाओ और आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है बेफालतू में, ठीक है? ओके, चलते हैं आज क्वेश्चंस के साथ में। इस फाइल में अपने बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके थे, तो उन सभी क्वेश्चंस को अपन छोड़ करके आगे वाले क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, देखिएगा क्वेश्चन को, देखो। ला बेले इन डिफरेंसेस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। ला बेले इन डिफरेंसेस मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है? ला बेले इन डिफरेंसेस मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है? ला बेले इन डिफरेंसेस मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस में, सोमेटाइजेशन में, कन्वर्जन में, या डी एसोसिएटिव फ्यूग में? देखो, आपको पता होगा डी एसोसिएटिव फ्यूग का मतलब क्या होता है सर? पर्सन जो होता है वो क्या करता है? सडन अवे अवे फ्रॉम होम। अचानक से जो होता है पेशेंट, जो पर्सन होता है वो अचानक से अपने घर से दूर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? टू अनएक्सपेक्टेड प्लेस, टू अनएक्सपेक्टेड प्लेस, किसी अनएक्सपेक्टेड प्लेस पे चला जाता है, मतलब कहीं ऐसी जगह चला जाता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं करी थी। कहीं ऐसी जगह चला जाता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं करी थी। जिसकी उसने क्या नहीं करी थी? उम्मीद भी नहीं करी थी। दूसरी बात, गेट न्यू आइडेंटिटी, और वो क्या कर सकता है? वहां जाकर के एक नई आइडेंटिटी ले सकता है, अपनी नई आइडेंटिटी बना सकता है। तो ये तो होता है डी एसोसिएटिव फ्यूग। फ्यूग का मतलब होता है धुंधलापन, भूल जाना। पर्सन अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है और अचानक से घर से गायब हो जाता है, यही क्या कहलाता है? आपका डी एसोसिएटिव फ्यूग। हाइपोकॉन्ड्रियासिस को अपन लोग इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा? इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और ये जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसी में क्या होता है सर? पर्सन छोटी सी बीमारी को बड़ी बीमारी समझ लेता है। यानी कि पर्सन जो होता है वो क्या करता है सर? माइनर डिजीज को क्या समझेगा? माइनर डिजीज को मेजर डिजीज समझने लग जाएगा। क्या समझने लग जाएगा? माइनर डिजीज को मेजर डिजीज। यानी कि अगर उसमें मोल भी हो जाएगा ना छोटा सा, तो उसको समझेगा कि मेरे को तो स्किन का कैंसर हो गया है। क्या समझेगा? स्किन का कैंसर हो गया। अगर इस पर्सन को क्या, मान लो अगर उसको हेडेक हो रहा है ना, हेडेक हो रहा है, तो वो ये बोलेगा कि मेरे को क्या हो गया है? ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ठीक है? और उसकी वजह से वो क्या करता है? मल्टीपल डॉक्टर्स चेंज करता रहता है। तो ये होता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब पर्सन चाहता है कि मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए। सोमेटाइजेशन की बात करें तो बेटा, सोमेटाइजेशन में जो सोमा वर्ड है, जो सोमा वर्ड है, ये किससे लिया गया है? ये बॉडी से लिया गया है। अगर कोई पर्सन कैसे सिम्टम शो करता है? फिजिकल सिम्टम शो करता है। कैसे? फिजिकल सिम्टम शो करता है तो वो सोमेटाइजेशन में जाएगा। और अगर कोई पर्सन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम शो करता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम शो करता है, तो इसका मतलब वो क्या जाएगा बेटा? आपके कन्वर्जन डिसऑर्डर में। और ला बेले इन डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? तो ला बेले इन डिफरेंसेस का मतलब होता है एक्सेसिव केयरलेस टुवर्ड आवर मेंटल हेल्थ। खुद की बीमारी के प्रति, अपनी खुद की मानसिक बीमारी के प्रति क्या हो? बहुत ज्यादा केयरलेस हो। यानी कि इसे अपन लोग बोलते हैं एक्सेसिव केयरलेस टुवर्ड इलनेस। इलनेस से बहुत ज्यादा केयरलेस होना, और वो होता है किसमें? कन्वर्जन डिसऑर्डर में। तो आपका जो ला बेले इंडिफरेंसेस है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपके कन्वर्जन डिसऑर्डर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? कन्वर्जन डिसऑर्डर से रिलेटेड है। अगला सवाल देखो, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन का मोस्ट कॉमन सिम्टम, मैंने बोला था ना कि सर पर्सन में क्या देखने को मिलेगा? सर पर्सन में आपको देखने को मिलेंगे क्या सर? फिजिकल सिम्टम्स। क्या देखने को मिलेंगे? फिजिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे, बिना किसी मेडिकल बेसिस पे। बिना किसी मेडिकल बेसिस पे पर्सन में क्या देखने को मिलेंगे? फिजिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो बताओ कौन सा मोस्ट कॉमन होता है? देखो, मोस्ट कॉमन आपको मैं अभी बताता हूँ। सोमेटाइजेशन में मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आता है वो आता है एब्डोमिनल पेन। ज्यादातर एब्डोमिनल पेन आता है। दूसरे नंबर पे हेडेक आता है, हेडेक, ठीक है? हेडेक देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे चेस्ट पेन आता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट पेन, ठीक है? ये सब कुछ कंडीशन होती है सोमेटाइजेशन में। तो देखो,
एमनेशिया, एमनेशिया एक तरीके से आपका न्यूरोलॉजिकल बोल सकते हैं, अचानक से मेमोरी गायब हो जाए, या फिर आपका साइकोलॉजिकल सिम्टम बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये तो कैसा है, न्यूरोलॉजिकल है, फिजिकल तो हो ही नहीं सकता ये। ब्लाइंडनेस ऑल्सो ए न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, और पैरालिसिस ऑल्सो ए न्यूरोलॉजिकल, मतलब ये तीनों न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। और ये तो किस में देखने को मिलेंगे, कन्वर्जन में देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे बेटी, कन्वर्जन में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पेन है ये कैसा सिम्टम है सर, ये फिजिकल सिम्टम है। कैसा है, फिजिकल सिम्टम। और सोमेटाइजेशन में फिजिकल सिम्टम देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल पेन। क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर द इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होता है, इंसोम्निया, बताओ इंसोम्निया का बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा बताइए। इंसोम्निया का मतलब तो पता है ना, अरे इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, इंसोम्निया का मतलब होता है लेक ऑफ स्लीप, नींद की कमी होना। क्या होना, नींद की कमी होना, लेक ऑफ स्लीप। इंसोम्निया तीन तरीके का होता है, पता है ना। एक होता है लेट नाइट, लेट नाइट इंसोम्निया, ठीक है ना। लेट नाइट इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, अनेबल टू फॉल इन स्लीप, अनेबल टू फॉल इन स्लीप, पर्सन नींद में नहीं जा पाता है, अनेबल टू फॉल इन स्लीप 2 और मोर हार बिफोर, 2 या 2 से अधिक घंटे, 2 या 2 से अधिक घंटे आफ्टर, बिफोर, सॉरी आफ्टर, आफ्टर यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम ऑफ स्लीप। यानी कि मान लो आपका यूजुअल टाइम होता है स्लीप का, आपका यूजुअल टाइम होता है 11 बजे आप रात को सो जाते हैं, लेकिन इस पर्सन को नींद नहीं आती है रात के 2 बजे तक, इसे बोलेंगे लेट नाइट इंसोम्निया। एक होता है अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। अब इस अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया में क्या होता है बेटा, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया में एक छोटी सी चीज होती है, और वो क्या होती है, अनेबल टू, ओ सॉरी, पर्सन अवेक 2 और मोर हार बिफोर स्लीप। पर्सन जो होता है बिफोर अवेक, बिफोर अवेक, अवेकन यूजुअल टाइम, मतलब जो पर्सन होता है वो खुद के यूजुअल टाइम से पहले ही 2 घंटे पहले उठ जाता है, मतलब सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में डेंजर कौन सा होता है, तो इन दोनों में डेंजर ये वाला होता है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन इंसोम्निया कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन इंसोम्निया होता है लेट नाइट, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होता है या फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होती है, तो आप याद रख लेना मेरी बात आज की कही हुई, ठीक है। इंसोम्निया में आपको दवा नहीं देनी होती है इजीली, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट पूछे या फर्स्ट लाइन थेरेपी पूछे, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर द इंसोम्निया। इंसोम्निया के लिए एक अलग से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, वो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होता है। लेकिन आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो याद रख लेना, इंसोम्निया की ड्रग ऑफ चॉइस बेंजोडायजेपिन नहीं होती है। अगर जो भी आपको बताता है बेंजोडायजेपिन इंसोम्निया की ड्रग ऑफ चॉइस है, अब बेंजोडायजेपिन नहीं है, क्योंकि 2 सप्ताह बाद में इसकी डिपेंडेंसी होना शुरू हो जाती है और ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करती है, बस आपको जबरदस्ती नींद दिलाती है, ठीक है। अब जो बेस्ट ड्रग आने लगी है, अब जो बेस्ट ड्रग आने लगी है बेटा, वो आने लगी है जोलिपेडिम। कौन सी है बेटा, जोलिपेडिम। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इंसोम्निया की। ये क्या होती है मेरे बच्चे, ड्रग ऑफ चॉइस होती है इंसोम्निया की। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ,
चले, हाँ तो समझ गए ये बात। तो जोलिपिडिम ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बेंजोडाइजेपिन नहीं होती है, इनकी डिपेंडेंसी होती है। जोलिपिडिम स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो जोलिपिडिम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी, और आपकी ये सीबीटी जो होती है आपका फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होता है, फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है। चले आगे, अगला सवाल, आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द, आरईएम रैपिड आई मूवमेंट के स्लीप डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएटेड होते हैं? पार्किंसन डिजीज से, सीजोफ्रेनिया से, डिप्रेशन से, या एपिलेप्सी से? बताओ। आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, बताओ। आरईएम का सबको पता होगा ना, रैपिड आई मूवमेंट, आंसर करें, रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। तो आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, बताओ। आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, किस चीज से एसोसिएटेड होता है? आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, बताओ, बताओ किससे एसोसिएटेड होता है? तो आरईएम स्लीप बिहेवियर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है आपके पार्किंसन डिजीज से। किससे होता है बेटा? पार्किंसन डिजीज से होता है। अगला, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी इन बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा में मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी कौन सी देखने को मिलती है? बुलिमिया नर्वोसा में, बुलिमिया नर्वोसा में मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी कौन सी देखने को मिलती है? मोस्ट कॉमन पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट कॉमन पूछ रहा है आपसे, तो आंसर करना इसका बढ़िया से बढ़िया। बताओ, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी इन, देखो हाइपोकैलीमिया, सॉरी हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। देखो दो चीजें हाइपो होती है, तो ध्यान दे लेना, हाइपो ही होता है, हाइपर नहीं होता है। तो हाइपर को तो काट दो, अब ये हाइपोकैलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया दो बचे हैं, इन दोनों में कौन सा होगा? इन दोनों में कौन सा होगा? मोस्ट ऑफ बच्चे हाइपोकैलीमिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, जब आपके हिसाब से हाइपोकैलीमिया होगा तो हम कौन से खेत के मूली हैं? हमारे लिए भी क्या होगा? हाइपोकैलीमिया ही होगा। हमारे लिए भी क्या आंसर होगा? हाइपोकैलीमिया ही होगा, ठीक है। हमारे लिए भी क्या होगा? हाइपोकैलीमिया ही होगा। तो ये बात याद रख लेना। तो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी जो होती है वो कौन सी होती है? हाइपोकैलीमिया। किसमें? बुलिमिया नर्वोसा में। फियर ऑफ गेनिंग वेट डेस्पाइट अंडर वेटिंग इज हॉलमार्क, अगर किसी पर्सन को वेट गेन से बहुत ज्यादा डर लगता है जबकि उसका ऑलरेडी वो अंडरवेट में है, तो उसको किस चीज का हॉलमार्क साइन है? अगर कोई पर्सन को बहुत ज्यादा डर लगता है वेट गेन होने में जबकि उसका ऑलरेडी अंडरवेट है, तो वो कौन सी बीमारी है? बताओ वो कौन सी बीमारी है? रूमिनेशन डिसऑर्डर के बारे में तुम लोग जानते हो क्या? अरे रूमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे यार किस में होगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा में। पाइका का मतलब क्या होता है? ईटिंग नॉन एडिबल सब्सटेंस, ईटिंग नॉन एडिबल सब्सटेंस। नॉन एडिबल सब्सटेंसेस को मतलब ऐसे खाना जिनको अपन लोग नहीं खा सकते, उन खाने को खाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। और ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है बेटा ये कैसा होता है? ये मोस्ट डेंजर होता है, ये समझो मोस्ट डेंजर है। ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है? इसमें एक्सेसिव फियर होता है, वेट गेन करने का, गेनिंग ऑफ वेट का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डर होता है इसके अंदर, ये बात याद रख लेना। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, स्प्लिटिंग इज अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, स्प्लिटिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है?
ये मैंने कई टाइम पहले आपको कराया था, शायद मैंने कल या परसों की एक दिन की क्लास में ये कराया था आपको, ठीक है। बताओ स्प्लिटिंग जो होता है वो कहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है? स्प्लिटिंग, बोलो स्प्लिटिंग जो होता है ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? बोलो स्प्लिटिंग कहाँ देखने को मिलता है? बताओ स्प्लिटिंग जो होता है वो मोस्ट कॉमनली, अरे कल परसों की क्लास में बताया था आपको, स्प्लिटिंग ये एक तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन या तो सबको ऑल गुड बताएगा या फिर सबको ऑल बैड बताएगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि ये अच्छा है ये खराब है, ऐसा नहीं बोलेगा, हाँ कि इसमें ये अच्छाइयाँ हैं ये कमियां हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। या तो सबको बैड बताएगा या सबको अच्छा बताएगा। और ये देखने को मिलता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। कितनी ही बार समझाया मैंने ये वाला सवाल तुम्हें, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो अपनी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या थेरेपी होती है वो होती है डीबीटी, डायल एथिकल बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। अगला चलो, एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इट्स सीन एज। बताओ एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इट्स सीन, ऐसा कौन सी बीमारी है जिसके अंदर पर्सन को मतलब एक्सेसिव नीड पड़ती है टू बी टेकन केयर इज सीन, मतलब छोटी मोटी चीजों की भी केयर करने के लिए उसको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। वो कौन सा होता है? एंटी सोशल पर्सनालिटी, सुइजोटाइपल पर्सनालिटी, अवॉइडेंट पर्सनालिटी या फिर डिपेंडेंट पर्सनालिटी? क्या होगा? अरे एक पर्सन है जिसको एक बीमारी है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती रहती है उसको, किसी ना किसी पर्सन की बार बार। कंडीशन क्या कहलाएगी? कंडीशन क्या कहलाएगी बताओ? एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इट्स सीन, एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर, एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर किस में देखने को मिलता है? सर ये देखने को मिलता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, क्योंकि ये जो पर्सन होता है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी किसी ना किसी पे निर्भर होता है। इसको कोई भी काम आप बताओगे उसके लिए वो ये बोलता है मैं उसको पूछ के बताऊंगा, मैं उससे बात करके बताऊंगा, मैं ये करके बताऊंगा, एक बार मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ इसके बारे में, एक बार मैं पापा जी से पूछ लेता हूँ इसके बारे में। यानी कि इसको छोटे छोटे अपने बिल्कुल सिंपल डिसीजन लेने में भी कहीं ना कहीं से किसी की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं से किसी की जरूरत पड़ती है। तो ये बात याद रख लेना। तो एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर इज सीन इन डिपेंडेंट पर्सनालिटी। अवॉइडेंट पर्सनालिटी में पर्सन क्या करता है? अवॉइडेंट पर्सनालिटी में पर्सन क्या करता है सर? अवॉइड करता है, अवॉइड इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने जाने से अवॉइड करता है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज्यादा डर लगता है। इस व्यक्ति को, इस बच्चे को, इस पर्सन को फियर होता है किस चीज का? क्रिटिसिज्म का। क्रिटिसिज्म का कैसे? जैसे मान लो ये जो बच्चा होता है, ये जो पर्सन होता है, इसको ऐसा लगता है कि यार कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये इसको लगता है हमेशा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। दिस इज नोन एज द डिपेंडेंट पर्सनालिटी, ओ सॉरी अवॉइडेंट पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये काम करता ही नहीं है, इससे बढ़िया काम करो नहीं, लोगों के सामने आओ मत, आओगे नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगला, डाइसल्फिराम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। डाइसल्फिराम कहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बताओ? डाइसल्फिराम कहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, लीवर डिजीज में या डिप्रेशन में? कौन सी जगह पे डाइसल्फिराम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बताओ? कौन सी जगह पे डाइसल्फिराम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? कंप्लीट कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहां देखने को मिलता है डाइसल्फिराम का? बताओ। डाइसल्फिराम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वेयर इज इट? डाइसल्फिराम आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कहां पे डाइसल्फिराम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की जाती है? कहां पे डाइसल्फिराम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की जाती है? कहां पर डाइसल्फिराम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की जाती है बताओ? डाइसल्फिराम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बताओ कहां पे? डायबिटीज में नो सर, कहां पे? लीवर डिजीजेस में हमेशा डाइसल्फिराम क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की जाती है। अगला सवाल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डेलीरियम ट्रीमेंस। डेलीरियम ट्रीमेंस में मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? मृत्यु का। मृत्यु का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? डेलीरियम में डेथ का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है, कार्डिक अरिथमिया होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है या फिर ट्रॉमा होता है? क्या मेन कारण होता है बताओ?
मरने का मेन कारण क्या होता है? डेलीरियम ट्रीमेंस में स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है, कार्डियक अरिथमिया होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, या कोई ना कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। बोलो, अरे डेलीरियम ट्रीमेंस में पर्सन कैसा होता है? बोलो, डिलेरियस होता है, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, टेकिकार्डिया होता है, कार्डियक डिसरिथमिया होता है पर्सन में। तो मेन रीजन क्या होता है मृत्यु का? कार्डियक डिसरिथमिया। अगला सवाल देखो, अर्लीस्ट एज ऑनसेट ऑफ द सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होने का सबसे अर्लीस्ट एज कौन सी होती है? अर्लीस्ट एज कौन सी होती है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की? बताओ, अर्लीस्ट एज क्या होती है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की? देखो, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब पता होगा, अरे पता है ना? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब पता है क्या तुम लोगों को? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर? बताओ, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? बोलो, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? सर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है कि रोज लाड लड़ाने वाले बच्चे को अगर आप घर पे अकेला छोड़ के जाओगे तो उसमें सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होना जरूरी है, और होएगा ही होएगा। तो अर्लीस्ट ऑनसेट कब होता है सेपरेशन एंजाइटी का? तो वो होता है बेटा 1 से 3 साल, टोडलर वाली एज में। टोडलर वाली एज में, ठीक है। अगला, मोस्ट कॉमन कोमोर्बिडिटी विद द एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए मोस्ट कॉमन कोमोर्बिडिटी क्या होती है एडीएचडी वाले में? डिप्रेशन, कंडक्ट, ऑटिज्म या सिजोफ्रेनिया? देखो, ऑटिज्म तो जन्मजात बीमारी, इसको तो छेड़ो ही मत। सिजोफ्रेनिया को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। कंडक्ट डिसऑर्डर भी तो बच्चों में होती है। तो एडीएचडी में सबसे ज्यादा रिस्क होती है डिप्रेशन की, ठीक है। किसकी रिस्क होती है? डिप्रेशन की सबसे ज्यादा रिस्क होती है, ये बात याद रख लेना। तो मोस्ट कॉमन पैराफिलिक डिसऑर्डर, पैराफिलिक डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन पैराफिलिक डिसऑर्डर, ये सेक्सुअल डिसऑर्डर का पार्ट है। तो मोस्ट कॉमन पैराफिलिक डिसऑर्डर क्या होता है? ये कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार सवाल पूछा गया। आंसर करें, 1 मिनट। चलो देखो, पैराफिलिया के बारे में तुम सबको पता होगा। बेसिकली ये जो पैराफिलिया है ये एक तरीके का सेक्सुअल डिसऑर्डर है, एबनॉर्मल सेक्सुअल डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, पेडोफिलिया का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम चाइल्ड, बच्चों के साथ में। कितना? 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए थॉट आते हैं, ठीक है, और लेस देन 16 ईयर वाले बच्चों के साथ में आप एक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात याद रख लेना। तो ये अपने देश की सबसे बड़ी खामी समझे, चाहे कुछ भी समझे, इंडिया में मोस्ट कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर है ये, मोस्ट कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है ये, इंडिया में मोस्ट कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर है यही, ठीक है।
वोयरिज्म का मतलब क्या होता है? विजुअलाइज, ठीक है, विजुअलाइज यानी कि दो प्रेमियों को प्रेम करते समय देखना, विजुअलाइजेशन यानी कि वोयरिज्म कहलाता है। एक्सहिबिशनिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सपोज जेनाइटल इन पब्लिक, पब्लिक में एक्सपोज करना अपने जेनाइटल को। और फोर्टिविज्म का मतलब क्या होता है? रब नॉन कंसेंटिंग फीमेल, नॉन कंसेंटिंग फीमेल को टच करना, रब करना बिना उसकी परमिशन के। कंडीशन क्या होती है बेटा? कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? फोर्टिविज्म कहलाती है, ठीक है। अगला सवाल देखो, फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल डिसऑर्डर बिलोंग टू। फीमेल सेक्सुअल अराउजल डिसऑर्डर मतलब फीमेल में अराउजल ही नहीं हो रहा, उसे क्या बोलेंगे? उसे डिजायर डिसऑर्डर बोलेंगे, अराउजल डिसऑर्डर बोलेंगे, ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर बोलेंगे, या फिर आपका डिसऑर्डर पैराफिलिया बोलेंगे। देखो फीमेल अराउजल डिसऑर्डर जो होता है, देखो फीमेल को अराउज करने के लिए कौन सी स्टेज होती है आपको पता होनी चाहिए? सेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज 4 तरीके की होती है। पहली होती है डिजायर, तो डिजायर में तो सिर्फ थॉट आते हैं, दिमाग में थॉट आते हैं। अराउजल में, अराउजल होती है एक्साइटमेंट की फेज, ठीक है, जिसमें हथियारों को तैयार किया जाता है, ठीक है, हाँ, और पिरोग्राम भी इसी में करते हैं। ऑर्गाज्म में क्या होता है? इसमें इजेकुलेशन होता है, और क्या होता है, ठीक है, अच्छा। और लास्ट में आती है रिलैक्सिंग स्टेज, जिसे अपन लोग बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज, तो सबसे लास्ट में होती है रिजोल्यूशन स्टेज। तो आपका अराउजल जो स्टेज है वो किस में आता है? अराउजल में ही आता है, इंटरेस्ट अराउजल में ही आता है, ठीक है। अगला, अच्छा उससे पहले मैं आपको दिवाली के कुछ खास बेहतरीन ऑफर्स बता देता हूँ, कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे अपन लोग, ठीक है। चलिए देखो, दिवाली मास्टर पास के बारे में आप लोगों को पता है, एग्जाम कवर किए जाते हैं नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, और इस पैक के अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एमसीक्यू बैचेस मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ्स आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा नॉर्सेट 10 हमारा टारगेट बैच है, जिसमें आपको रियल क्लासरूम के डेमोस्ट्रेशन मिलेंगे। 7,000 से 9,500 रुपये इसकी फीस है। ये हमारा टॉप कोर्स में आता है, इसीलिए इसकी जो फीस है वो 13% डिस्काउंट के साथ आपको दी जाएगी। ये हमारा क्लासरूम बैच है, ये हमारा क्लासरूम बैच है, ठीक है। अच्छा आगे चलें, इधर देखो, रामबाण 4.0 बैच, जिनके बेस क्लियर नहीं है वो बेस क्लियर करने के लिए रामबाण बैच ले, टॉप कोर्स है, 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। नॉर्सेट, आरआरबी, केजीएमयू, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम या स्टेट लेवल के एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो है वो आपका 24 अक्टूबर तक ही लागू है, ठीक है। अगला देखिएगा, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तेजस बैच जो 2.0 बैच है, वो लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच है, 3,000 और आपके 5,500 रुपये इसकी फीस है। इसके अलावा केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर बैच है जो एमसीक्यू बैच है, जिसकी 1,100 रुपये फीस है। एसजीपीजे एमसीक्यू बैच है, जिसकी भी 1,100 रुपये फीस है, ठीक है। बिहार एएनएम, यूपी SSSC, JSSC, झारखंड एएनएम, इन सब के लिए कोर्स अवेलेबल है, जो आपको कुछ इस प्रकार से फीस स्ट्रक्चर है। ये भी आपको 24 अक्टूबर तक ही ऑफर मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं बिहार सीएचओ लाइफ फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जिसकी फीस 1,800 और 3,000 रुपये फीस है। यूपी एनएचएम सीएचओ बैच है, जिसकी फीस 1,800 और 3,000 रुपये है। और राजस्थान सीएचओ की बैच है, जिसकी फीस जो है 2,200 और 3,900 रुपये फीस है, ठीक है। इसके अलावा अपन लोग बात करें, उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक ही है। तो उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 90% का डिस्काउंट, 13% का ऑफ, और साथ में कोर्स की वैलिडिटी। और ये हमें आपको मिलेगा ये टॉप कोर्सेज पे UC13 कूपन कोड लगाना है और फाइनल सिलेक्शन पे फीस वापस लेना है। और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो एग्जाम तक रहेगी। कोर्स की जो वैलिडिटी है आपकी वो एग्जाम तक रहेगी। इस कहानी को अपन लोग यहीं विराम देंगे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे आभारी रहे हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। होप सो आपकी दिवाली अच्छी गई होगी और आप दिवाली में कुछ और भी तड़क भड़क धमाके करोगे, है ना। और आने वाले नोटसेट को फोड़ दोगे, चीर दोगे, फाड़ दोगे। और साथ ही नोटसेट के साथ में आप और एक काम करोगे, और वो क्या काम है? KGMU, SGPGI, RML, RRB, इनको भी फोड़ना है, ठीक है।
तो ये सभी थी कहानी आज की। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखेर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, इतना प्यार और सम्मान देने के लिए।